आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, एक ऐसा विषय जो सच में हम सब की जेब में है। हाँ, और वो है 5G नेटवर्क की असली स्पीड का विज्ञान। मतलब हम सब अपने फोन इस्तेमाल करते हैं, पर कभी उस अदृश्य तकनीक या उस भौतिकी पर ध्यान नहीं देते जो इसके पीछे काम कर रही है। लोग बस स्क्रीन पर 5G का आइकन देखते हैं और खुश हो जाते हैं। सही कहा। तो इसी को गहराई से समझने के लिए आज हम एक बहुत ही शानदार स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है 5G की स्पीड हवा में कैसे बढ़ी, 4G बनाम 5G का असली सच। और ये वीडियो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरा सवाल उठाता है। बिल्कुल। सवाल ये है कि हमारे आसपास की हवा तो वही है, हवा वही है, भौतिकी के नियम भी नहीं बदले हैं, लाइट की स्पीड भी वही है, तो फिर अचानक इस हवा में डेटा 4G के मुकाबले 5G में 100 गुना ज्यादा तेज कैसे भागने लगा? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है जो अक्सर आम चर्चाओं में गायब रहता है। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम किसी तरह के मार्केटिंग दावों या उन विज्ञापनों में नहीं उलझेंगे। हमारा मकसद सिर्फ विशुद्ध भौतिकी और सिग्नल प्रोसेसिंग को समझना है। और मैं ये साफ कर दूं कि हम किसी ब्रांड या कंपनी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। जो रिसर्च वीडियो में बताई गई है, हम बस उस जानकारी को डिकोड कर रहे हैं। एकदम सही। हम उन मुश्किल तकनीकी शब्दों को जैसे हर्ट्ज, बैंडविड्थ या वो जो QAM होता है, उन्हें बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से डिकोड करेंगे ताकि हर कोई तकनीक के इस चमत्कार को आसानी से समझ सके। हाँ, क्योंकि तकनीक तब और भी खूबसूरत लगती है जब आप उसके पीछे का विज्ञान समझ जाते हैं। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं G की, यानी जेनरेशन की, जो हर 10 साल में बदलता है। हाँ, हर 10 साल में। तो ये जेनरेशन आखिर है क्या? इसे हम एक सड़क या हाईवे के उदाहरण से समझ सकते हैं। ये हाईवे वाला उदाहरण नेटवर्क को समझने के लिए बहुत सटीक बैठता है ना? तो अगर हम 1G की बात करें तो वो एक कच्ची सड़क की तरह था, जहां सिर्फ एनालॉग सिग्नल जाते थे, बहुत ही शुरुआती दौर। फिर 2G आया जिसने उस कच्ची सड़क को थोड़ा पक्का कर दिया और आवाज पहली बार 0 और 1 की डिजिटल डेटा में बदल गई। उसके बाद 3G ने उस पक्की सड़क पर डेटा पैकेट्स की शुरुआत की। और 4G ने तो पूरा इंटरनेट वाला नेटवर्क ही खड़ा कर दिया, एक शानदार एक्सप्रेसवे बना दिया। लेकिन जो लोग तकनीक को करीब से समझते हैं, उन्हें पता है कि 4G आखिरकार एक बिंदु पर आकर पूरी तरह से हाँफने लगा था। स्पीड एकदम रुक सी गई थी, बफरिंग होने लगी थी। हाँ, और ऐसा इसलिए नहीं था कि 4G की तकनीक खराब थी। दरअसल सबसे बड़ी सीमा थी जगह की कमी। जगह की कमी मतलब हवा में जगह कम पड़ गई थी। एक तरह से हाँ, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी वो रास्ता जिस पर डेटा चलता है वो पूरी तरह से भर चुका था। यानी अगर हम वापस उस हाईवे वाले उदाहरण पर जाएं तो 4G का रास्ता गाड़ियों से इतना ठसाठस भर गया था कि नई गाड़ियों या नए डेटा के लिए कोई खाली लेन बची नहीं थी। बाप रे। और जब सड़क पर पैर रखने की जगह ना बचे तो आप पुरानी सड़क पर स्पीड लिमिट नहीं बढ़ा सकते, आपको नए नियम बनाने ही पड़ते हैं। और यहीं से उस फॉर्मूले की एंट्री होती है जिसे 5G की नींव कहा जा सकता है। वीडियो में इसका बहुत अच्छे से जिक्र है, शैनन-हार्टली थ्योरम। हाँ, यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है ना, वो ये है कि 5G की स्पीड का पूरा राज इसी एक फॉर्मूले में छिपा है। मैंने सुना है कि ये थ्योरम टेलीकॉम इंजीनियर्स के लिए भगवत गीता के समान है। बिल्कुल, क्लॉड शैनन ने बहुत पहले ही ये साबित कर दिया था कि किसी भी चैनल से, जैसे कि हवा से, आप कितना डेटा भेज सकते हैं, इसकी एक गणितीय सीमा होती है। तो इस फॉर्मूला में जो C है यानी कैपेसिटी, वो सीधे B यानी बैंडविड्थ पर निर्भर करती है। इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। हाँ, हम इसे पानी के पाइप के उदाहरण से समझ सकते हैं। एकदम सही रहेगा। बैंडविड्थ को हम पानी के पाइप की चौड़ाई मान लेते हैं और कैपेसिटी वो रफ्तार है जिससे पानी बह रहा है, यानी मेगाबिट्स या गीगाबिट्स प्रति सेकंड। तो 4G के मामले में ये जो बैंडविड्थ का पाइप था वो बहुत ही पतला था। हाँ, अधिकतम 20 मेगाहर्ट्ज का पतला पाइप। अब अगर पाइप पतला है तो आप पीछे से कितना भी दबाव डाल लें, डेटा की एक लिमिट तो होगी ही, पानी तो उतना ही निकलेगा। एग्जैक्टली। और 5G ने यहाँ क्या किया? 5G ने कोई जादू नहीं किया, बल्कि इस 20 मेगाहर्ट्ज की लिमिट को तोड़कर इसे 100 मेगाहर्ट्ज तक कर दिया। मतलब पाइप को सीधा 5 गुना चौड़ा कर दिया। हाँ, जियो और एयरटेल जैसे नेटवर्क अभी यही कर रहे हैं, 100 मेगाहर्ट्ज का चौड़ा पाइप। नतीजा ये हुआ कि स्पीड बिना किसी जादुई तकनीक के सीधे 5 गुना बढ़ गई। अरे वाह,
लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ पाइप को चौड़ा कर देना तो काफी नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो ये है कि उस चौड़े पाइप के अंदर आप डेटा को कैसे पैक कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन कहा जाता है। और ये मॉड्यूलेशन ही असल गेम चेंजर। बिल्कुल। इसे डिलीवरी बॉक्स के उदाहरण से समझते हैं। डिजिटल दुनिया में सारा खेल तो बिट्स का ही है, वही 0 और 1 जिनसे हमारी फोटो, वीडियो सब कुछ बनता है। तो अगर 4G नेटवर्क की बात करें तो वो 64 QAM का इस्तेमाल करता था। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जी, इसका मतलब था कि 4G के नियम के अनुसार एक डिलीवरी बॉक्स में एक बार में सिर्फ 6 किलो सामान यानी 6 बिट्स ही आ सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि 2 की पावर 6 होता है 64। पर 5G ने तो इस पैकिंग को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। हाँ, 5G 256 QAM और यहाँ तक कि 1024 QAM का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसी डिलीवरी बॉक्स में अब 6 किलो की जगह 8 से 10 किलो सामान पैक किया जा रहा है। एकदम सही। सामान को बहुत ही कॉम्पैक्ट करके भरा जा रहा है। मतलब बॉक्स का आकार वही है, बस अंदर जगह का इस्तेमाल ज्यादा स्मार्ट तरीके से हो रहा है। नल का बहुत साफ होना जरूरी है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि रिसीवर को एक अकेली वेव में 1024 अलग अलग पॉइंट्स की सटीक पहचान करनी होती है। अगर हवा में जरा सा भी नॉइज हुआ तो डेटा करप्ट हो सकता है। हाँ, 0 का 1 बन जाएगा और पैकेट खराब हो जाएगा। इसलिए 5G में एक ही वेव के ऊपर ज्यादा बिट्स की सवारी कराना बहुत एडवांस विज्ञान है। ये तो बहुत ही शानदार है। अच्छा, अगर हम वीडियो के अगले हिस्से पर आएं तो वहाँ एक और भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सब कैरियर स्पेसिंग। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जुड़ें तो ये 5G की स्पीड का एक बहुत अहम हिस्सा है। मैंने देखा है कि 4G में इस फ्रीक्वेंसी को टुकड़ों में काटने का जो नियम था वो बहुत सख्त था। हाँ, फिक्स 15 किलोहर्ट्ज की स्पेसिंग। हर्ट्ज यानी 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो 4G में चाहे आप बस एक छोटा सा मैसेज भेजें या फिर कोई 4K मूवी डाउनलोड करें, सिस्टम दोनों के साथ एक ही तरह का बर्ताव करता था, कोई लचीलापन नहीं था। और 5G ने इसी सख्त नियम को तोड़ दिया। बिल्कुल, 5G में ये स्पेसिंग 15, 30, 60 या 120 किलोहर्ट्ज तक भी जा सकती है। और इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा लेटेंसी में दिखता है। लेटेंसी मतलब डेटा को जाने और आने में लगने वाला समय? हाँ, जैसे गेमिंग के दौरान 5G तुरंत रास्ता चौड़ा कर देता है, जिससे लेटेंसी गिरकर सिर्फ 1 मिलीसेकंड तक आ जाती है। 1 मिलीसेकंड? ये तो पलक झपकने से भी तेज है। एग्जैक्टली। नेटवर्क तुरंत अपने आप को ढाल लेता है कि यूजर क्या कर रहा है। ये तो रही सॉफ्टवेयर और डेटा पैकिंग की बात, लेकिन जो टावर हमारे सामने खड़े होते हैं उनके हार्डवेयर में भी तो बड़ा बदलाव आया है। बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे 4G के पुराने टावर तो एक जलते हुए बल्ब की तरह थे। बल्ब की तरह? हाँ, मतलब जब बल्ब जलता है तो रोशनी हर दिशा में फैल जाती है। 4G टावर भी अपनी एनर्जी या सिग्नल हर दिशा में 360 डिग्री बिखेर देता था। अरे हाँ, ये एनालॉजी बहुत सही है, इससे बहुत सारी एनर्जी बर्बाद होती थी। लेकिन 5G का टावर बल्ब नहीं है, वो एक टॉर्च की तरह है। बीम फॉर्मिंग। जी, बीम फॉर्मिंग तकनीक। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के भौतिकी सिद्धांत पर काम करता है। 5G टावर पर कई छोटे छोटे एंटेना लगे होते हैं जिन्हें मैसिव माइमो कहते हैं। सही कहा। तो जब किसी डिवाइस को डेटा चाहिए होता है तो ये छोटे एंटेना मिलकर सिग्नल को मजबूत करते हैं और एक सीधी बीम या फोकस किरण फोन की तरफ मारते हैं, बिल्कुल टॉर्च की तरह। इसीलिए जब कोई भारी भीड़ वाले इलाके में होता है तो 5G की स्पीड कम नहीं होते। एग्जैक्टली, क्योंकि हर फोन को उसकी खुद की अलग फोकस बीम मिल रही है। सबको एक ही बल्ब की रोशनी शेयर नहीं करनी पड़ रही। ये तो सच में इंजीनियरिंग का कमाल है। अच्छा, एक और सवाल है जो अक्सर सुनने में आता है, अपलोड और डाउनलोड के बारे में। 4G में डेटा आने और जाने की 2 अलग-अलग सड़कें होती थीं। हाँ, जिसे FDD या फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग कहते हैं। और समस्या ये थी कि अगर डाउनलोड वाली सड़क खाली भी पड़ी है तब भी अपलोड के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता था। वो स्पेक्ट्रम पूरी तरह बर्बाद हो जाता था। तो 5G ने इसके लिए क्या उपाय निकाला? 5G में 2 अलग सड़कें नहीं है, एक ही सड़क है। एक तरफा सड़क? एक तरह से हाँ, लेकिन टावर मिलीसेकंड्स में फैसला करता है कि ट्रैफिक कब आएगा और कब जाएगा। चूंकि लोग डाउनलोड ज्यादा करते हैं, जैसे वीडियो देखना या फाइल मंगाना, तो 5G क्या करता है, अगले 10 मिलीसेकंड के लिए वो पूरी सड़क सिर्फ डाउनलोड के लिए खोल देता है। और इसीलिए हमें फोन पर वो तूफानी स्पीड देखने को मिलती है। और फिर अगले 2 मिलीसेकंड के लिए वो उसी सड़क को अपलोड के लिए खोल देता है। ये इतनी तेजी से होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है स्पेक्ट्रम बचाने का, लेकिन इन सब के बावजूद जो गीगाबिट वाली असली स्पीड का वादा किया जाता है, उसके बीच में तो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। बिल्कुल,
और ये दीवार है मिलीमीटर वेव्स की। हाँ, जो 24 गीगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती हैं। असली सुपर स्पीड तो वहीं से आती है ना। हाँ, लेकिन विज्ञान का एक कड़ा नियम है कि फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज जितने ज्यादा होंगे उनकी रेंज उतनी ही कम होगी। एग्जैक्टली। लो फ्रीक्वेंसी दूर तक जाती है पर हाई फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। और मुझे रिसर्च का एक तथ्य बहुत हैरान करने वाला लगा। कौन सा? कि 60 गीगाहर्ट्ज के आसपास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हवा में मौजूद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से सोख लेते हैं। हाँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स सिग्नल की ऊर्जा को खा जाते हैं। मतलब जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं वही ऑक्सीजन 5G सिग्नल को रोक रही है और पेड़ या घर की दीवारें भी इन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को पार नहीं करने देती। तो इसका समाधान क्या है? आप सिर्फ एक बड़ा टावर लगाकर 5G का असली पोटेंशियल हासिल नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना होगा? हमें बड़े टावर के बजाय हर गली, हर स्ट्रीट लाइट पर स्मॉल सेल्स लगाने की जरूरत है। स्मॉल सेल्स यानी छोटे छोटे टावर। हाँ, डिवाइस के एकदम करीब, ताकि बीच में कोई दीवार, पेड़ या बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ना आए। बाप रे, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा काम है। और इस पर अभी भी काम चल ही रहा है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे विज्ञान को समेटें तो 5G असल में 4 मुख्य पिलर्स पर खड़ा है। पहला है ज्यादा बैंडविड्थ यानी चौड़ा पाइप बनाना। बिल्कुल। दूसरा हायर मॉड्यूलेशन या QAM यानी उसी बॉक्स में ज्यादा सामान की पैकिंग करना। सही। तीसरा है न्यूमरोलॉजी यानी हर्ट्ज और समय का अपनी जरूरत के हिसाब से लचीला इस्तेमाल। और चौथा है बीम फॉर्मिंग, सिग्नल को बल्ब की तरह न बिखेर कर टॉर्च की तरह सीधा फोन पर मारना। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। 5G सच में कोई जादू नहीं है। ये विशुद्ध इंजीनियरिंग और इन 4 चीजों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। हवा वही है, बस उसका इस्तेमाल करने का तरीका स्मार्ट हो गया है। बहुत ही शानदार। पर चर्चा खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है। बताइए। 5G तो बस शुरुआत है। दुनिया तो 6G पर काम कर रही है। हाँ, और वो भी टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। बिल्कुल, मतलब स्पीड और कनेक्टिविटी के अकल्पनीय स्तर पर। तो सोचने वाली बात यह है कि इस बेतहाशा हाई स्पीड इंटरनेट के दौर में जहां हमारे जीवन का हर एक डेटा हवा में तैर रहा है, क्या हमारी प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को संभालने के लिए भौतिकी और एन्क्रिप्शन के ये मौजूदा नियम काफी हैं? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर हमें बहुत जल्द एक पूरी तरह से नए क्वांटम इंटरनेट की जरूरत पड़ने वाली है जो इस भारी भरकम स्पीड को सुरक्षित रख सके। मुझे लगता है कि इस पर तो सबको सच में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि स्पीड के साथ सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। बिल्कुल। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। अगली बार हम स्टारलिंक और सैटेलाइट इंटरनेट जैसे विषयों पर भी इसी तरह गहराई से उतरने का वादा करते हैं। तब तक के लिए तकनीक के इस रोमांचक सफर के बारे में सोचते रहिए।